स्वागत है साहित्य सहचर के इस नायाब YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज से हम लोग हिंदी साहित्य के उन सारे प्रश्नों को देखेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पहले आ गया है। और जब आप लोग अभी तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। तो उसी कड़ी में सबसे पहले हम लोग आज जो है काव्य शास्त्र के प्रश्नों को देखेंगे। आप जानते हैं कि काव्य शास्त्र सबसे कठिन सेक्शन होता है, इसीलिए उस कठिन सेक्शन का समाधान सबसे पहले कर लेना बेहतर कार्य होगा। तो चलिए अपना समय जाया न करते हुए सीधा हम लोग जो है प्रश्नों को देखते हैं। एक एक प्रश्न देखेंगे, उनका व्याख्या देखेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अंतःकरण की वृत्तियां के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया? तो जान रहे हैं कि पहला कि हम लोग काव्य लक्षण ही देखेंगे। तो काव्य लक्षण में अंतःकरण की जो वृत्तियां हैं, हाँ, उनके चित्र का नाम ही कविता है। ऐसा कहने वाले कौन है? आपके सामने देखिए, रामचंद्र शुक्ल मौजूद हैं, श्याम सुंदर दास मौजूद हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो आप बताएं कि जो है ये कौन किसके द्वारा कहा गया है। तो चलिए देखते हैं कि आप लोग जो है अब तक अपना आंसर सोच लिए होंगे दिमाग में। हाँ, और इसका जो सही उत्तर है वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, और ये जानते हैं कि जो है सरस्वती पत्रिका के जो संपादक रहे हैं, ये बात आपको बिल्कुल समझ के रहिए कि ये जो है सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। और साथ ही साथ जो है द्विवेदी युग काफी फेमस युग रहा है, खास करके जो है उर्मिला से संबंधित काव्य आए, यशोधरा जैसे काव्य आए, मतलब उस तरह के काव्य आए जिसमें आप देखेंगे कि स्त्रियां उपेक्षित, जो इतिहास में स्त्रियां उपेक्षित रह गई थी, उनको जो है लाया गया। उर्मिला और खास करके उर्मिला और यशोधरा को लेकर के। तो द्विवेदी युग आपसे पूछ लिया जाए क्या है, उसका टाइम पीरियड क्या है, तो 1900 से 1918। उसके बाद जानते हैं कि आप छायावाद शुरू हो जाता है। ओके, उसके बाद जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी, आप जानते हैं कि कविता क्या है, निबंध लिखते हैं। हाँ, कविता क्या है, निबंध लिखते हैं। आप लोग पढ़े हैं क्या? ठीक है, ये निबंध आप लोग यदि नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए। ठीक है, इसमें वो कहते हैं यह है कविता जीवन की अनुभूति है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें समझ आ गई। ओके, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओके, आपको अगला प्रश्न अभी दिखेगा, देखिए, दिख रहा है आपको? अच्छे से दिखना चाहिए। हाँ, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इस प्रश्न थोड़ा सा अधूरा है, लेकिन मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं कि इसमें कौन सा काव्य गुण की बातचीत हो रही है। ओके, इसमें कौन सा काव्य गुण है? ठीक है, कौन सा काव्य गुण है आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा काव्य गुण है। ओके, तो जैसे ही आप बेरस में आएंगे, ठीक है, हिमाद्री ये कहाँ आप पढ़े होंगे? यदि आप लोग चंद्रगुप्त नाटक पढ़े हैं, हाँ, उस नाटक में हम लोग जब बीए में थे, हाँ, बीए में जब थे पहले ही सेमेस्टर में ये नाटक हम लोग को पढ़ने को मिला था। उसी नाटक में ये गीत आई थी और ये गीत सभी लोगों को याद था। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो ये जो है वीर रस में है, और वीर रस जैसे ही होगा तो आप देखेंगे कि हाँ कौन सा जो है गुण हो जाएगा, ओज का गुण आ जाएगा। ओके, समझ गए? और ओज का भी आप ये जो है एक तरह से जैसे ही ओज की बातचीत करेंगे तो वीर रौद्र भयानक विभत्स रसों के जो गुण हैं, एक तरह से देखा जाए सारा चीज मिक्स होकर के ओज गुण में शामिल हो जाता है। ओके, तो ये चीज आप लोग को समझ आ गई। अब हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद किस दार्शनिक सिद्धांत, मतलब दार्शनिकवाद का सिद्धांत है। ओके, मतलब सीधी सीधी बात है कि ऐतिहासिक भौतिकवाद जो है किस दार्शनिक सिद्धांत से संबंधित है। ऐसे भी प्रश्न को पढ़ सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ये जो है आपके सामने है, अस्तित्ववाद है, मार्क्सवाद है, मनोविश्लेषणवाद है, अभिजात्यवाद है। ठीक है, तो ऐतिहासिक भौतिकवाद का संबंध जो है मार्क्सवाद से है। ओके, मार्क्सवाद के जो है मार्क्सवाद को ही हम लोग साम्यवाद भी कहते हैं। मार्क्सवाद को हम लोग साम्यवाद, ठीक है, मतलब एक तरह से साम्यवाद मतलब जितनी हम किसी देश की संपत्ति है वो जो है
एक तरह से सभी में बराबर रूप से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ओके, इसको आप जो है अभी आप इसको थोड़ी पॉलिटिकल वे में देखना चाहेंगे तो वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन का जो अभी मामला चल रहा है उस तरह से भी आप जोड़ सकते हैं। ओके, तो तो एक चीज आपको समझ आ रहा है कि जो है ऐतिहासिक भौतिकवाद का संबंध जो है मार्क्सवाद से है। समझ गए? हाँ, आपसे पूछ लीजिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से संबंध का किससे संबंध है, तो उसका भी संबंध जो है मार्क्सवाद से ही है। ओके, तो ये चीज आपको समझ आ गई। अब अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाँ, आई ए रिचर्ड्स बहुत बड़े जो है पाश्चात्य काव्यशास्त्री हैं के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। ओके, विरेचन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, संप्रेषण का सिद्धांत, निर्व्यतिकतावाद का सिद्धांत। ठीक है, आपको जो है ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको पता है कि आई रिचर्ड्स का कौन सा सिद्धांत है। ओके, जैसे इसको एलिमिनेट करके भी आप निकाल सकते थे। विरेचन का सिद्धांत किसका है? आप बताइए, विरेचन का सिद्धांत बताइए, जल्दी से बताइए। तो विरेचन का सिद्धांत किसका है? आपसे पूछ लिया जाए विरेचन का सिद्धांत किसका है तो ऑब्वियस सी बात है, अरस्तु का है। ओके, अनुकरण का सिद्धांत किसका है? अनुकरण का सिद्धांत आप जैसे ही बात करेंगे तो है प्लेटो का। ठीक है, और प्लेटो ऐसे लोग हैं वो ये कहते हैं कि जो है किसी भी देश में कवियों की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कॉपी करता है। ओके, ये जो संप्रेषण का सिद्धांत है यही जो हमारा आई रिचर्ड्स द्वारा दिया गया एंड द निर्व्यतिकतावाद का सिद्धांत जो है ये बहुत मजेदार सिद्धांत मुझे लगता है। ठीक है, और खास करके आलोचना के क्षेत्र में इस सिद्धांत का काफी अच्छा यूज होता है। ठीक है, कि मतलब जो है इंपॉर्टेंट जो है व्यक्ति ना हो, उसकी रचना हो जाए। हाँ, ठीक है, तो निर्व्यतिकतावाद का जो सिद्धांत है आप बहुत जो है ये फेमस है, आप समझ सकते हैं कि कौन है। जल्दी से बताइए, तो निर्व्यतिकतावाद का सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? ओके, तो ये जो है एलियट से संबंधित है, टी.एस. एलियट। ठीक है, खुद कवि रहे हैं हम लोग बीए के दिनों में, क्योंकि हम लोग का इंग्लिश भी रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि एलियट को पढ़े थे, काफी शानदार लगा था। ओके, तो आई रिचर्ड्स के महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? संप्रेषण का सिद्धांत। ओके, आप लोग को याद रहेगा रिचर्ड्स का जो है कौन सा सिद्धांत है? संप्रेषण का सिद्धांत। एक सिद्धांत और याद रखेंगे, आई रिचर्ड्स का ही है मूल्य का सिद्धांत, मूल्य सिद्धांत। ओके, याद रखेंगे आप लोग मूल्य सिद्धांत। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, दिख रहा है आपको? निम्नलिखित में से एक रिचर्ड्स की रचना नहीं है। रिचर्ड्स की रचना नहीं है तो बताइए कौन सा रचना नहीं है? द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, बायोग्राफिया लिटरेरिया एंड कॉलेज ऑन द इमेजिनेशन। बताइए कौन सा आंसर नहीं होगा, जो कि मतलब कौन सा आंसर होगा जो रिचर्ड्स की रचना नहीं है। ओके, बताइए आप लोग। तो जो है सारा रचना जो है, आप एक मिनट मैं इधर आ जाऊं। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द मीनिंग ऑफ द मीनिंग एंड द कॉलेज ऑन द इमेजिनेशन। ठीक है, ये सारे रिचर्ड्स का रचना है, लेकिन बायोग्राफिया लिटरेरिया ये जो है रिचर्ड्स की रचना नहीं है। तो बताइए ये किसकी रचना है? ये वास्तव में कॉलेज की रचना है। ठीक है, आपको याद रहेगा कॉलेज की रचना है। तो आप कॉलेज की याद ना रखें, कम से कम द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द मीनिंग ऑफ द मीनिंग एंड ये कॉलेज ऑन द इमेजिनेशन, ये सारा जो है रिचर्ड्स की रचना है। और कमाल बात ये है कि इसमें से जो है द मीनिंग ऑफ द मीनिंग हम लोग पढ़े हैं, बायोग्राफी या लिटरेरिया का भी कुछ टेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, क्यों पढ़ा है? क्योंकि इजिली अवेलेबल था। कोरोना के समय में जो है हम लोग बहुत खाली थे, इसीलिए अंग्रेजी की किताबों को एक्सप्लोर कर रहे थे और अपने संबंधित किताबों को एक्सप्लोर कर रहे थे, और उसी क्रम में हम लोगों ने आई रिचर्ड्स को ये इन किताबों को पढ़ लिया। ठीक है, तो चलिए आप लोग भी, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि आप लोग भी इन किताबों को खोजिए और पढ़िए। ये देखिए, बताइए आप लोग बताएं, प्रश्न दिख रहा है आपको? दिख रहा होगा आराम से। चलिए, तो हमारा प्रश्न है, संलक्ष्य क्रम व्यंग भारतीय काव्य शास्त्र के किस संप्रदाय का भेद है? ठीक है, तो बताइए ये किस, जैसे ही व्यंग की बातचीत हो जाए, ठीक है, व्यंग जैसे ही आपको बाकी कुछ चीज समझ नहीं आ रही है लेकिन व्यंग है मौजूद, ठीक है, तो आप सीधे सीधे पहुंच जाइए ध्वनि सिद्धांत पे। ठीक है,
आपको ध्वनि सिद्धांत आपको याद रहना ही चाहिए। ओके, और ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है ये बताइए तो आप लोग। ठीक है, चलिए एक हिंट कर देते हैं, इन्होंने ध्वन्यालोक बुक पुस्तक लिखे हैं। ठीक है, और इनका नाम है आनंदवर्धन। ठीक है, आनंदवर्धन इनका नाम है। बाकी जो सिद्धांत है, वक्रोक्ति का सिद्धांत, अलंकार और रस सिद्धांत, इनके प्रवर्तकों का नाम आप लोग कमेंट करेंगे। ओके, अब देखिए हम लोग आते हैं, रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है। बहुत इससे आसान प्रश्न कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि आसान प्रश्न है तो ये पूछे नहीं जाते हैं, ये पूछे जाते हैं। ओके, मैं थोड़ा सा कलर बदलने के मूड में हूँ, और कौन सा कलर ले लूँ, चलो ले लेता हूँ। ओके, तो चलिए, रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन से हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है और आप लोग कर लिए होंगे। हाँ, ये आचार्य भरत मुनि है। ठीक है, चलिए इनका किताब का नाम बता दीजिए, आचार्य मुनि की जो किताब है, हाँ, उनका नाम बता दीजिए। तो आप लोग यदि इनका किताब का नाम नहीं बता रहे हैं तो समझिए कि बहुत नीचे लेवल पे हैं, लेकिन आप लोग किताब का नाम बता दे रहे हैं तो समझिए बहुत ऊपर लेवल पे हैं। तो इसीलिए जो है आप जो है इनके किताब का नाम कमेंट करिए। ओके, पता चले कि कितने लोग जो है पढ़ते हैं अच्छे से। ओके, चलिए ये प्रश्न जो है, नहीं रसादृते कस्जिद अर्थ प्रवर्तते, किसका कथन है। ठीक है, तो ये कथन जो है भरत मुनि का ही है। इसका अर्थ क्या है। रस के बिना नाट्य का कोई अंग प्रवृत्त नहीं हो सकता। मतलब आपको जो है नाट्य के किसी भी अंग के बारे में आप बातचीत कर लीजिए, वहां रस मौजूद होना चाहिए। ठीक है, वरना जो है उस अंग का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ओके, तो चलिए 8 क्वेश्चन हम लोग किए और अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाश्चात्य काव्य शास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, डॉक्टर भगीरथ मित्र, रिचर्ड नगेट, बाबू गुलाब राय। ठीक है, तो आपका जो है ये आसान प्रश्न नहीं कहेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध किताब जो है इस श्रेणी में, मतलब जो बच्चों के बीच फेमस है उसमें नहीं है, इसीलिए जो है, हालांकि इन्हीं का पुस्तक जो है पाश्चात्य काव्य शास्त्र और इतिहास सिद्धांत और वाद, इन्हीं का एक मतलब जो है लेखक है डॉक्टर भगीरथ मिश्र। हाँ, ये आंसर तो आपका भगीरथ मिश्र ही है। हाँ, इन्हीं का अन्य पुस्तक जो है फेमस है, हम लोग के पास भी है, भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित पुस्तक आपको पता होगा ही। ठीक है, तो ये, हाँ, डॉक्टर नगेंद्र का याद रखिएगा, रस सिद्धांत से नाम से लिखते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा आधारित होती है। लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना आधारित होती है। अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा एवं व्यंजना दोनों आधारित होती है। लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां अभिधा आधारित होती है। ठीक है, तो ये जो है आप लोग सारा प्रश्न देख लिए होंगे, मतलब ऑप्शन देख लिए होंगे, और इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है। लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां अभिधा आधारित होती है। जब तक आपको अभिधा के बारे में नहीं पता होगा, आप लक्षणा अथवा व्यंजना की तरफ नहीं पहुंच सकते हैं। और आपको पता है कि अभिधा में हम सीधी सीधी बातचीत कर रहे हैं, मुख्य अर्थ जो होता है, प्रचलित अर्थ जो होता है, कोई बात करते हैं। लेकिन व्यंजना में जब हम अभिधा से काम नहीं चला पाते हैं तो हम लक्षणा की तरफ जाते हैं, और व्यंजना में आप जानते हैं कि कोई तीसरा अर्थ की तरफ अपने अपने तरीके से, जैसे हम कहें कि सूरज ढल गया, जो है सूरज ढल गया, तो फिर यहाँ सूरज ढलने का क्या मतलब है। जैसे अब कोई किसान कहेगा तो सूरज ढल गया, गांव में बातचीत करेगा, सूरज कोई बात करेगा तो सूरज ढलने का मतलब यहाँ दियाबत्ती का समय हो गया। हाँ, या कोई कहेगा कि जो है अब जो है गौ या जो गोवंश है पहले बहुत होता था, उसके घर आने का समय हो गया। या फिर स्त्रियां सास बहू की बातचीत होगी तो वो कहेगा कि चलो अब खाना बनाने का समय हो गया। बच्चे बाप कहेंगे बच्चों को कि जो है सूरज ढल गया या शाम हो गई, तो कहेगा पढ़ने का समय है। तो ये जो है अलग अलग अर्थ ने, मतलब अलग अलग लोगों ने अलग अलग अर्थ ले लिया। ओके, तो यहाँ व्यंजना को आप समझ लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है, हम लोग कितने मिनट रिकॉर्ड कर लिए, 1 मिनट देख लेता हूँ। 14 मिनट का वीडियो हो रहा है, और ये अधिक ड्यूरेशन का वीडियो हो रहा है, इसलिए हम जो है इसको बीच में स्टॉप करते हैं, और फिर इसका जो है नेक्स्ट सेक्शन में आप लोग से मिलते हैं। ओके।